नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का अति लघु उत्तरीय प्रश्न के ये दूसरा वीडियो है। पहला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव विकास है? यह कथन है पेंटर का। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? आध्यात्मिक जगत का स्थान है। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई है? तो आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा हुई है। अगला प्रश्न है, आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन हैं? तो आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक बर्कले हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन आदर्शवाद के जनक कौन हैं? तो प्राचीन आदर्शवाद के जनक हैं कांट। अगला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन हैं? तो वस्तुनिष्ठ आदर्श जनक के जनक हैं हीगल। अगला प्रश्न, नैतिक आदर्शवाद के जनक कौन हैं? तो नैतिक आदर्शवाद के जनक प्लेटो जी हैं। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्यों या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया है? तो इसको प्लेटो ने व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया गया है? तो इसका महत्व है विचारों को महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न विधि के जनक कौन है? तो प्रश्न विधि के जनक हैं सुकरात। अगला प्रश्न है, संवाद विधि के जनक कौन है? संवाद विधि के जनक हैं प्लेटो। अगला प्रश्न है, निगमन एवं आगमन विधि के जनक कौन है? तो निगमन एवं आगमन विधि के जनक हैं अरस्तु। अगला प्रश्न है, निर्देशन विधि के जनक कौन है? तो निर्देशन विधि के जनक हैं हर्बार्ट। अगला है, तर्क विधि के जनक कौन है? तो तर्क विधि के जनक हीगल हैं। दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, खेल विधि के जनक कौन है? तो खेल विधि का जनक है फ्रोबेल। फ्रोबेल ने। अगला प्रश्न है, अभ्यास एवं आवृत्ति का विधि के जनक कौन है? तो अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक पेस्टोलॉजी जी हैं। अगला प्रश्न है कि किस दार्शनिक ने कहा है कि अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? तो ये जेंटिल ने कहा था। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं आत्म अनुभूति। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां मानी जाती हैं? तो आदर्शवाद की शिक्षा की विधियां जो है 8 हैं। अगला है, प्रकृतिवादियों का शिक्षा का आधार क्या था? तो प्रकृतिवादियों के शिक्षा का आधार था मूल प्रवृत्तियाँ। अगला है, प्रकृतिवाद के सीखने की किस विधि को जन्म दिया है? तो ह्यूरिस्टिक विधि। अगला है, प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसने आवश्यक माना है? तो यह है, ज्ञान के लिए इंद्रियों को आवश्यक माना है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद ने किसके महत्व को अस्वीकार किया है? तो प्रकृतिवाद ने आत्मा और परमात्मा के महत्व को अस्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के कितने रूप बताए गए हैं? तो प्रकृतिवाद के 3 रूप बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है? तो प्रयोजनवादी क्रिया को सर्वोच्च स्थान देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता है? तो प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। अगला है, प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी उपयोगिता है। क्या है? उपयोगिता। अगला प्रश्न, प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता है? तो प्रयोजनवाद प्रजातंत्रीय शासन पर बल देता है। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा। अगला है, किस दर्शन को अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है? तो इसको है प्रयोजनवाद को। अगला है, किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का अभाव एक मनोवृत्ति है? यह कथन किसका है? तो यह कथन जेम्स का है। अगला है, प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता समाज की होती है।
अगला प्रश्न है प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप व्यवहारिक होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। तो प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि बालक का सामाजिकरण होना। अगला प्रश्न है प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किसने की थी। तो प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किलपैट्रिक ने की थी। अगला प्रश्न है अनुशासन के 4 तत्व किस दर्शन में बताए गए हैं। तो अनुशासन के 4 तत्व प्रयोजनवाद में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि ड्यूबी के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, इसका साधन बताइए। तो शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानता है। बालक की शिक्षा के लिए विद्यालय आवश्यक होता है। ड्यूबी ने इसे सामाजिक वातावरण भी कहा था। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का एक उद्देश्य वातावरण के अनुकूल करना है। इस संबंध में ड्यूबी के विचार लिखिए। तो शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूल की एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करना होता है। अगला प्रश्न है फ्रॉबल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या था। तो फ्रॉबल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त करना था। इसके लिए शिक्षा का समुचित वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो फ्रॉबेल का द्वितीय उद्देश्य यह था कि शिक्षा का दूसरा उद्देश्य व्यक्ति को ऐसा बनाना है कि वह ईश्वर में स्थित सबकी एकता पहचान ले। इसीलिए वह कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब बालक वस्तुओं में निहित आंतरिक अविच्छिन्नता को समझ ले। ठीक है। अगला प्रश्न है कि फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया था। तो फ्रॉबेल ने वर्ष 1805 में उसने शिक्षण कार्य आरंभ किया था और 1839 में एक ऐसा विद्यालय खोला जिसका नाम था बालोद्यान या किंडरगार्टन। वह कहता था कि हमें अपने बच्चों के लिए एक जीवित रहना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य क्या है बताइए। तो शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य के निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना है, न कि उसको और अधिक ज्ञान प्रदान करना। अगला प्रश्न है मॉन्टेसरी पद्धति का सिद्धांत क्या था। तो मॉन्टेसरी का कथन है बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। विकास के इन दोनों रूपों को ना हमें कुरूप बनाना चाहिए और ना ही उन्हें दबाना चाहिए, परंतु उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब किसी शक्ति का क्रम के अनुसार विकास हो। अगला प्रश्न है मॉन्टेसरी के अनुसार ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण सिद्धांत क्या है। तो मॉन्टेसरी जी कहती हैं कि 7 वर्ष की आयु तक बालकों की इंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील होती हैं, अतः इस अवस्था में ही उसकी इंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है या किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि गीजू भाई ने शिक्षक के संबंध में क्या विचार दिए हैं। तो गीजू भाई का मानना था कि वह शिक्षक ही बालकों का मार्गदर्शक है और उसका प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या था। तो इसका था नाम बुनियादी शिक्षा। प्लेटो ने शिक्षा को संबंध में क्या लिखा था। शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। एमिल पुस्तक की रचना किसने की थी। तो एमिल पुस्तक की रचना रूसो ने की थी। अगला प्रश्न है निषेधात्मक शिक्षा का क्या तात्पर्य है, इसका प्रतिवादक कौन है। तो अगला है आंसर कि रूसो प्रकृतिवादी विचारक था और उसकी शिक्षा निषेधात्मक थी। वह 12 वर्ष की आयु तक बालकों को अनौपचारिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। अगला प्रश्न है रूसो ने अनुशासन के किस 2 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। तो रूसो ने अनुशासन के 2 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, जो पहला था स्वतंत्रता का सिद्धांत, दूसरा था प्रकृति परिणाम द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से क्या तात्पर्य है। तो प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से तात्पर्य है कि प्रकृति हमें अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत करे तथा बुरे कार्यों के लिए दंडित करती है। अगला प्रश्न है ड्यूबी के अनुसार शिक्षक क्या है। तो ड्यूबी के अनुसार एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। तो अगला प्रश्न है फ्रॉबेल ने अपनी विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया जिसका नाम
बाल उद्यान एवं किंडरगार्टन था। तो यह सन है 1939 में प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, मारिया मॉन्टेसरी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा है? तो मारिया मॉन्टेसरी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को 3 भागों में बांटा है, जैसे कि कर्मेंद्रियां, ज्ञान इंद्रियों की शिक्षा और भाषा तथा गणित की से। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी ने प्रमुख रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया था? तो यह है मानसिक मंद बालक को। अगला प्रश्न है, जन संचार से क्या आप समझते हैं? तो सामान्यतः जन संचार के साधन से अभिप्राय है ऐसा अभिकरण से है जिसके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न और दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा लिखिए। तो गिलिन तथा गिलिन का अभिमत है कि सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में होने वाले बदलाव को कहा जाता है, चाहे वह बदलाव भौतिक दशाओं या सांस्कृतिक साधनों अथवा जनसंख्या की रचना अथवा सिद्धांतों के बदलाव अथवा प्रसार में या समुद्र के अंदर आविष्कारों या परिणाम स्वरूप हुए हों। अगला प्रश्न है, विद्यालय तथा समुदाय के घनिष्ठ संबंध पर कोई परिभाषा लिखिए। तो विद्यालय समाज के चरित्र का सुधार करने का साधन है। वह सुधार सामाजिक उन्नति की दिशा में है या नहीं, यह विद्यालय के संचालकों के विचारों और आदर्शों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी पद्धति में लिखना कैसे सिखाया जाता है? तो मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को लिखना सिखाया जाता है तो उससे 3 कार्य करवाए जाते हैं। पहला है लेखनी पकड़ने का अभ्यास, दूसरा है अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान कराना तथा तीसरा है अक्षरों का उच्चारण कराना। अगला है मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार पढ़ना कैसे सिखाया जाता है? तो मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को पढ़ना सिखाने के लिए शिक्षिका किसी परिचित वस्तु को मेज पर रख देती है और श्यामपट्ट पर उसका नाम लिख देती है। फिर बालक को उस शब्द को बार बार पढ़ाया जाता है। शब्दों का पढ़ना आ जाने के पश्चात बालक को वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध है? तो व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का प्रबंध इस प्रकार किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अगला प्रश्न है, शिक्षा द्वारा समाज का विकास किस प्रकार संभव है? शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है, अतः यदि किसी समाज का विकास किया जाना हो तो वह शिक्षा की उत्तम शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा का विकास एक कार्य यह है कि यह मनुष्यों को सिखाए कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को प्रधानता देनी चाहिए। अगला प्रश्न, समाज शारीरिक विकास के लिए क्या करता है? जो समाज है अपने सदस्यों के शारीरिक विकास के लिए खेलकूद के साधनों का प्रबंध करता है। समाज बालकों के व्यायाम के लिए व्यायामशालाओं का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, परिवार द्वारा शारीरिक विकास के साधन बताइए। तो घर पर ही शिक्षा के शारीरिक विकास की नींव पड़ती है। इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हवादार घर, भोजन, वस्त्र, व्यायाम और आराम, व्यक्तिगत स्वच्छता इत्यादि। अगला प्रश्न है, परिवार द्वारा बालक के शैक्षणिक विकास की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए? तो उत्तर है, परिवार को बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी बौद्धिक विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। बौद्धिक विकास से संबंधित खिलौने, पहेली के बॉक्स, चित्र पहेलियाँ, शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तकों आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, घर को बाल उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है? तो इस संबंध में गीजू भाई का कथन है कि हमारे घरों में ऐसी खूंटियाँ कहाँ हैं कि जिन तक बालकों के हाथ पहुँच सके। हमारे घरों में टंगी बाल्टियाँ या बढ़िया तस्वीरें बहुत ही ऊंचाई पर टंगी होती हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान ही बहुत कम आ जाता है। ऐसी स्थिति में उसका
बालकों के लिए उपयोग रह जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति और समाज का संबंध बताइए। तो व्यक्ति और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि यह सत्य है कि व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है, किंतु वह स्वयं भी समाज से प्रभावित होता है। जन्म लेते ही वह समाज के प्रभाव में आने लगता है। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने शैक्षणिक विद्यालयों के संबंध में क्या लिखा है। तो कभी कभी इस बात की ओर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जाता है कि इस समय देश के विभिन्न भागों के शैक्षणिक विकासों में भारी असंतुलन मौजूद है। एक राज्य और दूसरे राज्य के विकासों को भारी अंतर दिखाई देता है और एक जिले तथा दूसरे जिले के विकास में बड़ा अंतर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा को व्यवसायीकरण की क्या आवश्यकता है। तो जनता एवं देश की खुशहाली तभी पूरी हो सकेगी जबकि हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार हो कि वह कुशल एवं व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण करे, पढ़े लिखे बेकार नागरिकों की नहीं। अगला प्रश्न है, बचपन छीनता बाल श्रम की टिप्पणी लिखिए। तो सरकार ने तथा संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी आधार पर निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाए गए हैं, किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक हैं। पारिवारिक परिस्थितियों जैसे कि बाल श्रम को विवश करती हैं। बाल श्रम के कारण बचपन छिन जाता है। जिस उम्र में उन्हें पुष्प के समान विकसित होना चाहिए, उस उम्र में बाल श्रम के कारण उनकी इच्छाएं मनोकामनाएं समाप्त हो जाती हैं और बच्चों का बचपन छिन जाता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा का अर्थ लिखिए। तो जनसंख्या में आबाद गति से वृद्धि के परिणाम स्वरूप मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षों पर पड़ने वाले कुप्रभावों के प्रति जागरूक तथा संबंध समाधानों के विषय में वैचारिक क्रांति की शैक्षिक व्यवस्था ही जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता निम्न कारणों से पड़ती है, जैसे कि राष्ट्रीय प्रगति के लिए, दूसरा है आर्थिक विकास के लिए, तीसरा मानव संसाधन कुशलता के लिए और चौथा है परिवार नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए, पांचवा है परिवार नियोजन के लिए और छठा है योजनाओं की सफलता के लिए। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है। तो एनसीईआरटी ने कुल 83 मूल्यों को सूचीबद्ध किया है। अगला प्रश्न है, घर का परिवार के मूल्यों के विकास में मूल भूमिका बताइए। तो घर को जीवन की शाश्वत पाठशाला कहा जाता है। बालक में अपने पारिवारिक मूल्यों की अनुकृति है। अगला है प्रश्न, बालकों में मूल्यों के विकास हेतु कौन से जनसंचार साधन हैं। तो ये है आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, समाचार पत्र एवं पत्र पत्रिकाएँ जनसंचार के साधन हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता का अर्थ लिखिए। तो राष्ट्रीय एकता का अर्थ है देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और समावेश कराना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता के लाभ बताइए। तो भाषा विकास में सहायक, भ्रष्टाचार का अंत होता है और स्वार्थपूर्ण भावनाओं का विकास होता है, राष्ट्रीय संस्कृति तथा आर्थिक प्रगति में सहायक होती है और सामाजिक प्रगति में सहायक और है राजनीतिक एकता बनाए रखने में सहयोगी होती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं वरन विश्व का नागरिक भी है। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा के जनक कौन हैं। तो बुनियादी शिक्षा के जनक हैं महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसकी विशेषता निम्न है, जैसे कि कामेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, एक है भाषा एवं गणित की शिक्षा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण पद्धति क्या है। तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण पद्धति करके सीखना, अनुभव से सीखना तथा सहसंबंध विधि द्वारा। अगला है,
पंचपदी प्रणाली के जनक कौन हैं? तो पंचपदी प्रणाली के जनक हैं हर्बर्ट। अगला है खेल विधि का जनक कौन है? यह प्रश्न हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो खेल विधि के जनक हैं फ्रॉबेल जी। अगला प्रश्न है किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? तो किंडरगार्टन, चाहे किंडरगार्टन बोलो या खेल विधि, तो इसके जनक भी फ्रॉबेल जी हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।